हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट लेवल 1 के जो ईवीएस वाला पार्ट है, पर्यावरण अध्ययन वाला पार्ट है, उसकी यूनिट फर्स्ट के पहले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक का नाम है परिवार एवं आपसी संबंध। तो हम जानेंगे कि परिवार क्या होता है, आपसी संबंध क्या होते हैं और कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल सा टॉपिक है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। रीट की जितने भी क्लासेस हैं, उनका एक विधिवत अध्ययन कराया जाएगा आपको, और आपको पढ़ने की जो क्वेश्चन आने की जो संभावनाएं हैं एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकोगे। क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना बहुत कम रहेगी, तो इसलिए आप इसका अच्छे से अध्ययन करें। तो चलिए, सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन ईवीएस। इसकी यूनिट 1 का पहला टॉपिक है परिवार। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि परिवार की परिभाषा क्या है। तो परिवार के बारे में यदि हमें जानना है तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? परिभाषा के बारे में जानेंगे। परिवार की परिभाषा है कि परिवार एक सामाजिक संस्था है जिसमें पति, पत्नी, बच्चे और कभी-कभी अन्य रिश्तेदार एक साथ रहते हैं। वह क्या है? परिवार है। देखिए, परिवार में दो प्रमुख गुण पाए जाते हैं। एक पाया जाता है वैवाहिक संबंध, एक पाया जाता है वैवाहिक संबंध, और दूसरा पाया जाता है ब्लड रिलेशन। दूसरा पाया जाता है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। यानी कि वे सभी मनुष्य जिनमें वैवाहिक संबंध और ब्लड रिलेशन होता है, वो एक परिवार के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो परिवार क्या है? एक सामाजिक संस्था है, यानी समाज का एक ऐसा रूप है जिसमें सभी अलग अलग विचारधाराओं के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन उनमें एक विशेषता होती है, उनमें वैवाहिक संबंध होता है और रक्त संबंध पाया जाता है। साथ ही साथ जो पुत्र, दत्तक पुत्र होता है, अर्थात गोद लिया हुआ पुत्र होता है, वह भी परिवार का सदस्य होता है। तो परिवार में मतलब माता पिता, बच्चे और दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची और बुआ फूफा, ये सब एक साथ रह सकते हैं। यानी जहाँ पर ब्लड रिलेशन होता है, वो सभी सदस्य मिलकर क्या कहलाते हैं? परिवार कहलाते हैं। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। अभी अभी बता रहे थे कि भाई, यदि परिवार सामाजिक संस्था है तो समाज का एक छोटा रूप है। समाज किस तरह से निर्मित होता है? वहां पर अलग अलग विचारधाराओं के लोग होते हैं। ऐसे ही परिवार में अलग अलग सोच वाले भाई बहन, माता पिता होते हैं, लेकिन वह सब एक जगह क्या रहते हैं? भावात्मक रूप से जुड़े हुए रहते हैं और रक्त संबंध के कारण एक परिवार के क्या कहलाते हैं? सदस्य कहलाते हैं। परिवार में व्यक्ति अपने जीवन के मूल्य, संस्कार और सामाजिक कौशल सीखता है। देखिए, जीवन के मूल्य का अर्थ ये हुआ कि भाई, कोई व्यक्ति जो है वो जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहता है, उसके उद्देश्य बहुत अलग हैं और एक अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहता है, तो वो जीवन के मूल्य सीखेगा। संस्कार है दूसरों का सम्मान करना, बड़ों से नमस्ते करना, और किस तरह से, किससे, छोटों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, महिलाओं से कैसे व्यवहार करना चाहिए, बड़ों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, इन सभी चीज़ों को सीखना, यानी नैतिकता की ओर आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है? संस्कार कहलाता है। सामाजिक कौशल का अर्थ ये हुआ कि परिवार में कोई भी बच्चा यह सीखता है कि मुझे जीवन की कठिनाइयों में किस तरह से आगे बढ़ना है, कहाँ पर कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो उसको सहन कैसे करना है, उस समस्या से आगे निजात कैसे पानी है। तो ये सारी चीज़ें कोई भी बच्चा जो है वो किसमें सीखता है? परिवार में सीखता है। तो परिवार क्या है? परिवार एक सामाजिक संस्था है और समाज की सबसे लघुत्तम इकाई या सबसे छोटी इकाई है परिवार। आगे हम बात करें परिवार के प्रकार के बारे में, बात करें कि परिवार कितने प्रकार का होता है। देखिए, परिवार दो प्रकार का होता है, एकल परिवार होता है और संयुक्त परिवार होता है। एकल परिवार को न्यूक्लियर फैमिली और संयुक्त परिवार को जॉइंट फैमिली कहते हैं। एकल परिवार का अर्थ क्या होता है? जिसमें पति पत्नी और उसके बच्चे रहते हैं, यानी ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी और उसके बच्चे ही रहते हैं, तो उस परिवार को हम एकल परिवार कहते हैं। छोटे परिवार की विशेषता है कि इसमें स्वतंत्रता, व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा मिलता है। देखिए, एकल परिवार का ये गुण है। भाई ठीक है कि माता पिता और उसके बच्चे रह रहे हैं, तो परिवार कैसा हो गया? छोटा हो गया। उसकी विशेषता ये हुई कि सबकी सोच को बढ़ावा मिलेगा और सबकी स्वतंत्रता का सम्मान किया जाएगा। सब लोग एक दूसरे से व्यक्तिगत विकास को क्या दे सकते हैं? बढ़ावा दे सकते हैं। हर पहलू का लाभ होता है और हर पहलू की हानियां भी होती हैं। यानी एकल परिवार के कुछ लाभ हैं तो एकल परिवार की कुछ हानियां भी हैं। एकल परिवार में स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विकास का गुण पाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है परीक्षा में कि एकल परिवार में कैसा गुण पाया जाता है? स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विकास का गुण पाया जाता है एकल परिवार में। संयुक्त परिवार में, इस प्रकार के परिवार में माता पिता, बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची और अन्य रिश्तेदार भी एक साथ रहते हैं।
इसमें संपत्ति और जिम्मेदारियां क्या होती हैं, साझा होती हैं। देखिए संयुक्त परिवार में आपने देखा होगा, एक बड़ा मकान है, उसमें ये कमरा इनका है, ये कमरा इनका है, ये कमरा इनका है, चाचा चाची का है, ये दादा दादी का कमरा है। तो संपत्ति का क्या हुआ, बंटवारा हुआ। जिम्मेदारियां क्या है कि महिलाएं घर का काम करेंगी, पुरुष बाहर का काम करेंगे। मान लीजिए कोई पुरुष काम नहीं भी कर रहा है तो भी परिवार क्या है, वो आगे बढ़ जाता है। तो जहाँ पर एकल परिवार में स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा दिया जाता है, यहाँ पर जिम्मेदारियां और संपत्ति का क्या होता है, साझा होता है, ये गुण पाया जाता है। संयुक्त परिवार में आपसी संबंध मजबूत होते हैं, बच्चों को पारिवारिक मूल्यों का ज्ञान होता है। देखिए पारिवारिक मूल्यों का ज्ञान का अर्थ ये होगा, संयुक्त परिवार में जो लोग बुजुर्ग होते हैं वो बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, किस तरह से जीवन जीना है। जैसे हमारे यदि हम संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो हमारे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, तो वो भी हमें क्या अच्छी बातें सिखाते हैं। उन अच्छी बातों को सीखकर बालक जो है वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। तो संयुक्त परिवार में पारिवारिक मूल्यों को क्या दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है कि किस तरह से हमें जीवन में आगे बढ़ना है, हमारे मूल्य क्या होने चाहिए, हमारी नैतिकता क्या होनी चाहिए, हमारे संस्कार क्या होने चाहिए। लेकिन एकल परिवार में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। वहां पर यहाँ संयुक्त परिवार में सभी को आगे बढ़ाने की और सामूहिकता की और सामूहिक विकास पर बल दिया जाता है, जबकि एकल परिवार में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर क्या दिया जाता है, ज्यादा बल दिया जाता है। आगे हम बात करें परिवार के प्रकार पीढ़ियों के आधार पर। देखिए पीढ़ियों के आधार पर सामान्यतः परिवार दो प्रकार के पाए जाते हैं। दो पीढ़ियों वाला परिवार, ऐसे परिवार जिसमें माता पिता हों और उनके बच्चे हों, तो दो पीढ़ियां हो गई, तो उसे दो पीढ़ियों वाला परिवार कहेंगे। तीन पीढ़ियों वाला परिवार, ऐसे परिवार जिसमें दादा दादी, उनके माता पिता और बच्चे, यानी पहली पीढ़ी हो गई दादा दादी हो गई, दूसरी पीढ़ी हो गई माता पिता और तीसरी पीढ़ी हो गए बच्चे। इसमें पहली पीढ़ी कौन थे, माता पिता, और दूसरी पीढ़ी कौन थी, दूसरी पीढ़ी थे अपने बच्चे, उनके बच्चे जो थे वो दूसरी पीढ़ी थी। तो पीढ़ियों के आधार पर दो पीढ़ी वाले परिवार, तीन पीढ़ी वाले परिवार मिलते हैं। सामान्यतः जो अधिकता में है वह वर्तमान समय में अधिकता में तीन पीढ़ी वाले परिवार प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो एकल रहने के कारण दो पीढ़ी वाले परिवार में परिवर्तित रहते हैं। सामान्यतः दादा दादी जो है वो अधिकतर लोगों के क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। अब हम बात करते हैं परिवार की क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए परिवार में आर्थिक गुण पाया जाता है। आर्थिक गुण मतलब परिवार में आर्थिक जिम्मेदारियां विभाजित होती हैं, संयुक्त परिवार में यह अधिक स्पष्ट होती हैं। देखिए अब हम यदि बात करें कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार, तो एकल परिवार में तो संभावना ये भी रहती है कि माँ और पिता दोनों कमा रहे हों, लेकिन संयुक्त परिवार में ज़्यादातर संभावना ये रहती है कि पुरुष तो आर्थिक कमाई करते हैं, जबकि महिलाएं घर पर ही घरेलू काम काजों में क्या अपना हाथ बटाती हैं। तो आर्थिक जिम्मेदारी की जो स्पष्टता है वो संयुक्त परिवार में ज़्यादा पाई जाती है, ना कि एकल परिवार में। सामाजिकता, सामाजिकता की यदि हम बात करें, परिवार परिवार सामाजिक मूल्यों और मानदंडों का पालन करने की क्या देता है, शिक्षा देता है। तो यहाँ भी क्या है, सामाजिकता का जो ज्यादा गुण है वो किस में पाया जाएगा, संयुक्त परिवार में। एकल परिवार में सामाजिकता का कम गुण पाया जाता है। संस्कृति और परंपराएं, संस्कृति और परंपराएं, परिवार के सदस्य एक दूसरे से परंपराओं और सांस्कृतिक गतिविधियों से सीखते हैं। यानी कि जो व्यक्ति परिवार में रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो वो एक दूसरे से अलग अलग संस्कृतियां सीखते हैं, सामाजिक परंपराएं सीखते हैं, पहनावा किस तरह से, खान पान क्या है, वो सारी चीजें सीखते हैं। और भावात्मक संबंध, देखिए एकल परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवार में भावात्मक संबंध जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं। परिवार में एक दूसरे के प्रति भावात्मक लगाव और देखभाल की भावना होती है, यानी कि केयरिंग पाई जाएगी, लगाव होगा। मान लीजिए कहीं पर कोई भी, जैसे परिवार का यदि मान सम्मान की बात आती है तो हमेशा कोई भी व्यक्ति है वह अपने परिवार की और क्या हो जाता है, झुक जाता है। तो परिवार में भावात्मक संबंध भी पाए जाते हैं। तो परिवार में क्या क्या चीजें पाई जाती है, आर्थिक संबंध, सामाजिक संबंध, संस्कृति और परंपराओं का ज्ञान, और भावात्मक बंधन या भावात्मक संबंध परिवार में पाए जाते हैं। अब हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है आपसी संबंध। आपसी संबंध में सबसे पहले हम बात करेंगे विवाह संबंध। देखिए पति पत्नी का जो संबंध होता है वह विवाह संबंध होता है, जो आपसी सम्मान और आपसी समझ और सहयोग पर आधारित होता है। जितना जो माता पिता हैं या दादा दादी हैं या पति पत्नियां हैं, वो एक दूसरे का जितना अच्छा सम्मान करेंगे, वह संबंध उतना ही आगे बढ़ता चला जाता है। माता पिता और बच्चों के संबंध, यह संबंध बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
माता पिता का सही मार्गदर्शन बच्चों को समाज में बेहतर नागरिक बनाता है। बिल्कुल सही बात है। जिस परिवार में सही मार्गदर्शन दिया जाता है, अच्छे आचरणों को अपनाया जाता है, तो बच्चा जो है वो आगे बढ़ जाता है। जिस परिवार में गालियों की परंपरा है, सुबह से ही उठते ही गालियां दे रहे हैं, कहीं भी कुछ भी काम हो रहा है, तो बच्चा जो देखता है वही सीखता है। तो उस पर मानसिक जो प्रभाव है वो उसी चीज का पड़ेगा। तो आप देखते होंगे कई सारे बच्चे हैं जो गालियां देते हैं, तो वो वहां पर कहीं ना कहीं परिवार की कुछ घटनाओं को ऐसे देखते हैं जिसके कारण वो क्या देते हैं, गालियां देते हैं। तो परिवार जो है वह अगर अच्छे मार्गदर्शन की ओर जा रहा है तो बच्चे जो है आगे बढ़ जाएंगे, और यदि परिवार अच्छे मार्गदर्शन की ओर नहीं जा रहा है तो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। संबंधों में चुनौतियां क्या हैं? देखिए, आजकल के एकल परिवारों में माता पिता और बच्चों के बीच भावात्मक दूरी अधिक हो जाती है। देखिए, एकल परिवार में क्या है, सभी लोग अपने कामकाजों में व्यस्त होते हैं, तो एक दूसरे के पास उनको बैठने का समय कम मिलता है। जब बैठने का समय कम मिलता है तो अपने एक दूसरे से उनकी भावात्मक दूरियां क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। जब एक दूसरे से उनकी भावात्मक दूरियां बढ़ जाती हैं तो उनकी जो आपसी समझ है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जबकि संयुक्त परिवार में सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ बैठते हैं और भावात्मक समर्थन एक दूसरे का अधिक होता है। तो संयुक्त परिवार में भावात्मक संबंध अधिक पाया जाता है, जबकि एकल परिवार में भावात्मक संबंध क्या है, कम पाया जाता है। संयुक्त परिवार की एक विशेषता है कि मान लीजिए कि हमारे चाचा जी बाहर हैं, चाची जी को कोई समस्या है या उनके बच्चों को कोई समस्या है, तो पूरा परिवार उनकी मदद करेगा। लेकिन एकल परिवार में यदि कोई ऐसी समस्या आ जाती है तो मदद वो बहुत कम लोगों को मिल पाती है, और एक दूसरे से जो भावात्मक दूरियां हैं वो बढ़ती चली जाती हैं कि भाई दोषारोपण करते हैं, उन्होंने हमारी मदद नहीं की, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। तो ये सब किस में पाया जाता है, एकल परिवार में। जबकि संयुक्त परिवार में भावात्मक सहयोग बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी विशेषता है, और यही कारण है कि अगर मेरा पर्सनल सुझाव माना जाए तो संयुक्त परिवार ज़्यादा सफल है एकल परिवार से। पर कई बार आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए व्यक्ति जो है वह शहरों की ओर क्या करते हैं, पलायन करते हैं। तो उनकी मजबूरी हो जाती है एकल परिवार को निर्मित करना, क्योंकि कमाई भी करनी है, जीवन जीना भी है। तो वो उसके कारण क्या बन जाता है, एकल परिवार बन जाता है। अब हम बात करें एकल और संयुक्त परिवार में क्या अंतर है। देखिए, एकल परिवार की अगर हम संरचना के बारे में बात करें तो इसमें पति पत्नी और उसके बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, जैसे दादा दादी है, माता पिता हैं, उनके बच्चे हैं। स्वतंत्रता, एकल परिवार में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि संयुक्त परिवार में व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम होती है, क्योंकि निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। सामूहिकता को बढ़ावा दिया जाता है। संयुक्त परिवार में किसको बढ़ावा दिया जाता है, सामूहिकता को बढ़ावा दिया जाता है। आर्थिक स्थिति, देखिए, एकल परिवार में आर्थिक जिम्मेदारी छोटी होती है, क्योंकि छोटा परिवार होता है तो कम लोगों के लिए ही कमाना होता है। और अगर हम संयुक्त परिवार में बोलें तो एक व्यक्ति नहीं कमाता, आर्थिक जिम्मेदारियां साझा की जाती हैं कि भाई सभी लोग कमा रहे हैं, उनका धन एकत्रित किया जाता है और सभी के परिवारों के लिए उसको क्या किया जाता है, खर्चा किया जाता है। तो कोई ज़्यादा कमा रहा होता है, कोई कम कमा रहा होता है, तो संयुक्त परिवार में क्या है, खर्चा भी उसी हिसाब से किया जाता है। भावात्मक सहयोग, एकल परिवार में भावात्मक सहयोग कैसा होता है, सीमित होता है। जबकि संयुक्त परिवार में भावात्मक संबंध अधिक पाए जाते हैं, तो भावात्मक सहयोग भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, व्यापक स्तर पर होता है। एक दूसरे की मदद की भावना हमेशा बनी रहती है। शिक्षा और संस्कार की बात करें तो माता पिता ही शिक्षा और संस्कार के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में बुजुर्ग के द्वारा भी शिक्षा दी जाती है। हमारे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, या कुछ बड़े बुजुर्ग हैं जो परिवार से संबंध रखते हैं, उनके द्वारा शिक्षाएं दी जाती हैं। तो ये संयुक्त परिवार की क्या है, विशेषता। यही कारण है कि संयुक्त परिवार में जो बालक है वह मानसिक रूप से सक्षम होता है और सामाजिक गुणों में वह क्या होता है, निपुण होता है। जबकि एकल परिवार में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो, मान लीजिए कोई बड़ा आ गया, उसे नमस्ते भी नहीं कर रहे। जबकि संयुक्त परिवार में ये इस तरह की परंपरा पाई जाती है कि लोगों का सम्मान किया जाता है, नैतिकता की ओर बढ़ावा दिया जाता है। आगे हम बात करें आधुनिक समाज में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। देखिए, परिवार संरचना में बदलाव, शहरों में कामकाजी माता पिता के कारण एकल परिवारों की संख्या बढ़ रही है। मैं अभी चर्चा कर रहा था कि भाई आर्थिक स्थिति, आर्थिक संपन्नता भी एक ऐसा कारण है जिसके कारण संयुक्त परिवार अलग होते हैं और शहरों की ओर पलायन करते हैं। कुछ कारण है कि बच्चों की शिक्षा को लेकर अलग होते हैं, शहरों की ओर पलायन करते हैं। तो परिवार की संरचना में क्या आता है, धीरे धीरे बदलाव आता है। सामाजिक दबाव में कमी, संयुक्त परिवार में सामाजिक दबाव अधिक होता था, जो अब एकल परिवारों में कम हो गया है। संयुक्त परिवार में सामाजिक दबाव का मतलब ये होता है कि कोई भी कार्य जो था वो सामूहिक निर्णय से लिया जाता था, एकल निर्णय वहां पर हावी नहीं होता था। लेकिन एकल परिवार में क्या है, स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत विकास है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, तो कोई भी निर्णय वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। संयुक्त परिवार में क्या था कि भाई हमें यदि हमारे माता पिता को कोई निर्णय लेना है तो उनको चाचा जी को भी पूछना पड़ेगा, ताऊ जी को भी पूछना पड़ेगा, और अपने पिताजी दादा दादी से भी पूछना पड़ेगा।
कि वो कार्य किया जाए या नहीं किया जाए, तो उस सामूहिक दबाव के कारण वह अगर अच्छा कार्य है तो उसको बल मिल जाता था कि भाई इस कार्य को कर लीजिए, अगर अच्छा कार्य नहीं है तो उसको रोक दिया जाता था, जबकि एकल परिवार में ऐसा नहीं होता। मूल्यों का परिवर्तन। संयुक्त परिवार में जहाँ सहयोग और सामूहिक जिम्मेदारी थी, एकल परिवारों में स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विकास को क्या हो गया है, प्रमुख हो गया है। स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विकास को क्या दिया जाता है, एकल परिवारों में बढ़ावा दिया जाता है, जबकि संयुक्त परिवार में सामूहिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में समझा, परिवार क्या होता है उसके बारे में समझा, आपसी संबंधों के बारे में समझा। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। और जो भी स्टूडेंट रीट की तैयारी कर रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन के तैयारी के लिए और रीट के अन्य सब्जेक्ट की तैयारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको समय समय पर अच्छी और बेहतर क्लासेस मिलती रहेंगी, जिससे आप अपनी रीट की जो नॉलेज है उसको बढ़ा सकते हो, आने वाली परीक्षाओं में अपने क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो और कम समय में एक बेहतर तैयारी की ओर अग्रसर हो सकते हो। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें और अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखें। नमस्कार।